कहते हैं अगर नजर किसी को लग जाए तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये नजर किसी डायन की हो तो क्या होगा। एक ऐसी ही घटना कोलकाता में रहने वाली निशा और उसके परिवार के साथ होती है। हंसता खेलता परिवार कब तबाह हो जाता है पता ही नहीं चलता। मेरा नाम निशा है। मैं कोलकाता की रहने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट हूं। यह उस समय की बात है जब मैंने अपने कॉलेज की परीक्षा दी थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और 2 बड़े भाई थे, दीपक और रितेश, और मेरी एक बड़ी बहन मानसी। वो बस मुझसे 2 साल बड़ी थी। परीक्षा देने के बाद मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बड़े भाई रितेश की शादी होने वाली थी और कुछ समय बाद हम नए घर में जाने वाले थे। नए घर पर जाना और भाभी का घर पर आना, इतनी खुशी थी। हम सब बहुत खुश थे। ये बात है 20 जून 2008 की। घर में खुशी का माहौल, चारों तरफ मेहमानों का शोर शराबा। लेकिन कौन जानता था कि इस खुशी के पल को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। एक तरफ मेरे भाई को सेहरा बांध रहे थे और दूसरी तरफ सभी लोग जल्दी जल्दी बारात को लेकर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी पिताजी की आवाज आती है, अरे क्या कल जाना है बारात लेकर, चलो जल्दी देर हो रही है। थोड़ी ही देर में सभी भाभी जी को लेने निकल जाते हैं। हम कुछ यूं ही आधे रास्ते पहुंचे होंगे कि हमारी कार अचानक खराब हो जाती है। सब लोग कार से नीचे उतर जाते हैं। दोनों तरफ घना जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट और सड़क पर एक एक करके गाड़ियां गुजर रही थीं। जंगल में कुछ अनहोनी होने का भी डर था। ड्राइवर और मेरे मामा जी का लड़का मैकेनिक को ढूंढने निकल गए। मामा जी ने कहा, बच्चों चिंता मत करो, कार जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तुम लोग वापस जाकर कार में बैठो। मैं, मेरे कजिन रितेश भाई और बुआ जी, हम सब कार में बैठ जाते हैं। तभी 2 बिल्लियां तेज आवाज के साथ लड़ती हुई कार के पास आती है और हम लोग डर के मारे उछल जाते हैं। मामा जी उन्हें भगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मैकेनिक आ जाता है और कार ठीक करके जाने लगता है और कहता है, साहब यहां से जल्दी निकलने की कोशिश करिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। शाम होते ही चारों ओर से खतरा बढ़ने लगता है। मामा जी ने कहा, हम अब तक काफी आगे पहुंच जाते, लेकिन तुम्हें ही आने में देर हो गई। मेरी बुआ जी कुछ पुराने ख्यालात की है, इसलिए वह थोड़ा घबरा गई और बोली, हे भगवान, इस तरह शादी के दिन कार खराब होना, बिल्ली का आना और वो मैकेनिक की बातें, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कुछ अनहोनी ना हो। रितेश, अरे बुआ जी, क्या आप भी? आजकल इन बातों को कौन मानता है, कुछ अशुभ नहीं होता। और यूं ही बातों बातों में रास्ता कट जाता है। समारोह बहुत अच्छी तरह निपट जाता है। घर वापस आकर गृह प्रवेश के लिए भाभी जी को अंदर आना होता है, लेकिन यह क्या, भाभी ने दाहिने पैर की जगह बायां पैर रखा। सभी लोग भाभी की तरफ हैरानी के साथ देखने लगे और बुआ जी बहुत जोर से चिल्लाई, तुम क्या बेवकूफ हो बहू, ये क्या किया तुमने, सही और गलत क्या है नहीं जानती क्या तुम। बुआ को चीखता देख मेरी मम्मी उन्हें समझाने लगती हैं, कोई बात नहीं, इसके लिए यह नया अनुभव है बेटा, कोई बात नहीं, हम दूसरा कलश लाते हैं, तुम इसे दाहिने पैर से प्रवेश करना। शादी के कुछ दिन तक मेहमानों का आना जाना यूं ही लगा रहा। घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। मेरी भी छुट्टियां चल रही थीं। मां ने सोचा इस बहाने कहीं बाहर घूम कर आते हैं और पिताजी से इजाजत मांगी और पिताजी ने भी हामी भर दी और हमने माता वैष्णो देवी जाने की योजना बनाई। वो जुलाई का पहला हफ्ता था। हम लोग ट्रेन से निकल चुके थे। हम लोग लगभग 7 से 8 घंटे में वहां पहुंच चुके थे। हमने वहां एक होटल में कमरा बुक करवाया। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी तो हम लोग खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए, लेकिन भाभी काफी समय तक कमरे की खिड़की के बाहर देखती रही, न जाने किस सोच में डूबी। अगले दिन हम मंदिर के लिए निकले। मंदिर के बाहर एक ज्योतिषी बैठे लोगों का भविष्य देख रहे थे। मां ने सोचा, चलो मैं भी अपने बच्चों का भविष्य जानूं। यह सोच मेरी मां उन ज्योतिषी के पास गई। इससे पहले मेरी मां उनसे कुछ कहती, ज्योतिषी ने मेरे बड़े भाई रितेश को बुलाया और बहुत बुलंद आवाज में कहा, बालक तेरे ऊपर घोर विपत्ति आने वाली है, तू अपने विनाश के दिनों में कदम रख चुका है। मेरी मां यह सुनकर घबरा गई और बोली, पंडित जी
ये आप क्या कह रहे हो? अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है। आप उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना कीजिए। तथास्तु। लेकिन जो किस्मत में होना है वह कोई नहीं टाल सकता। पंडित जी की बात सुनकर हम बिना हाथ दिखाए ही मंदिर में दर्शन के लिए चले जाते हैं। दर्शन करने के बाद हम खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां आकर मेरी भाभी को पीछे से पकड़कर उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगती है और गालियां निकालने लगती है। ढाबे पर काम करने वाले लड़के ने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगा दिया, लेकिन जाते वक्त बूढ़ी औरत बस इतना कहती है, डायन छोड़ दे इन लोगों को। शाम को जब हम सब होटल वापस आते हैं तो पिताजी सबसे पूछते हैं कि अब कल हम वापस चले या कहीं और घूमने जाना है, तो सब मना कर देते हैं। लेकिन तभी भाभी पापा से बोलती है कि ऐसे थोड़ी ही दूर मेरी चाची जी का घर है। उनका फोन आया था। चाची जी को पता चला कि मैं ये आई हूं, तो उन्होंने मुझे अपने साथ कुछ दिन रहने को बोला। अगर आप इजाजत दे तो मैं रितेश जी के साथ कुछ दिन उनके घर हो आऊं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन रितेश के काम का नुकसान होगा। तो भाभी जी बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं चाची जी को मना कर देती हूं। लेकिन मैंने और दीदी ने पिताजी को बोला कि जाने दे उन्हें, नई नई शादी हुई है और काम तो जिंदगी भर होगा। मां ने हमारी बात का समर्थन किया और पिताजी ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन अपने साथ निशा को भी ले जाना। 2 दिन बाद हमारे घर पूजा थी, इसलिए हमने 2 दिन बाद घर वापस आने का फैसला किया। 2 दिन बाद हम लोग भाभी की चाची के घर के लिए निकल जाते हैं। कोई 2 बजे का टाइम रहा होगा। जब हम उनके घर के सामने ऑटो से उतरे, भाभी ने अपनी चाची को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद अंदर कोई था ही नहीं। तभी एक छोटा 3-4 साल का बच्चा भाग कर आता है और हफ्ते हुए बोलता है, दीदी अम्मा ने बोला है आप लोग अंदर बैठे, उन्हें अभी एक आधा घंटा वापस आने में लगेगा। भाभी जी उस लड़के से पूछती हैं, चाची जी गई कहाँ है? लेकिन वह लड़का बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी भाग जाता है। भाभी मुझे और भाई को अंदर ले जाती है। गेट खोलते ही एक बड़ा सा आंगन, जिसकी दाहिनी तरफ 2 अमरूद के पेड़ थे और एक गौशाला थी। ये एक छोटा सा बिना प्लास्टर हुआ घर है। घर में घुसते ही एक बड़ा सा कमरा और बाईं तरफ 2 बड़े कमरे बने हुए हैं। चटाई बिछाकर हम नीचे ही बैठ जाते हैं और भाभी पानी लेने रसोई में जाती है, जो कि घर के बाहर पेड़ के नीचे थी। मैं इधर उधर देखने लगती हूँ। बरामदे में सामने की ओर एक खिड़की है, वहां पर बहुत अच्छी सी हवा लग रही है और मैं खड़ी होकर हवा का आनंद लेने लगती हूँ। और जैसे ही मैं अपनी आंखें धीरे से खोलती हूँ, अचानक ही एक भयानक चेहरा मेरे सामने होता है। मैं एकदम चिल्लाती हूँ, भाई एकदम से खड़े हो जाते हैं और तभी मैं बेहोश हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आता है तो मेरे सामने मेरी माँ की उम्र की एक औरत बैठी होती है। वह शायद चाची जी होगी। मुझे होश आता देख वह भाभी और भाई को आवाज लगाती है। भाई को देखकर मैं रोने लगती हूँ और घर वापस जाने को बोलती हूँ। तो चाची जी बोलती हैं, अरे बेटा घबरा मत, बस थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। ये गांव है और तुम धूप में आई हो। वैद्य जी आए थे और बोले कि कल तक ठीक हो जाएगी तू। मुझे भी लगा मैं भाई और भाभी को अपनी वजह से परेशान कर रही हूँ, इसीलिए मैं हाँ में गर्दन हिला देती हूँ। रात को सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। चाची जी उस बड़े से कमरे में सोई थी जो दाईं तरफ था, और साथ वाले कमरे में भाई और भाभी, उसके साथ वाले कमरे में मैं सोती थी और सभी कमरों में खिड़कियां थीं। रात के कोई 2 बजे होंगे, अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मैं शोर को अनदेखा कर बोतल में से पानी पीने के लिए बोतल को जैसे ही उठाया, एक बहुत मोटी छिपकली उसके पीछे से खिड़की की तरफ भागी। उसे देख मेरी चीख निकल पड़ी, लेकिन अच्छा हुआ कोई जगह नहीं। कुछ देर तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही नींद की झपकी आने लगी तो ऐसा लगा जैसे वह शोर साथ वाले कमरे से आ रहा हो। मैंने कान लगाकर सुना तो अजीब सा शोर आ रहा था। 3 बजे वह शोर एकदम बंद हो गया। मैंने सोचा शायद भाई मोबाइल चला रहे होंगे, तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा और मैं भी अपने कमरे में सो गई। अगले दिन चाची जी हमें अपने खेत और पास के गांव में घूमने के लिए लेकर गई और फिर दोपहर को हम खाना खाकर आराम करने लगे। शाम के कोई 7 बजे होंगे। सब खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाभी कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने चाची जी से पूछा कि भाभी कहाँ है, तो चाची जी बोली अपने कमरे में होगी। मैं वहां गई तो देखा कि भाभी सो रही हैं। पहले सोचा उठा दूं, खाना खाकर सो जाएगी, फिर सोचा शायद थक गई होगी इसलिए सो रही है। मैं अकेले ही वापस आ गई और खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कोई कहीं नहीं गया, लेकिन भाभी आज भी
पिछले दिन की तरह शाम को सो रही थी। मैंने सोचा शायद तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? भाभी थोड़ी चिढ़कर बोली, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम अपना और अपने भाई का ध्यान रखो बस। उनका इस तरह बोलना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने हंसी में टाल दिया। 4-5 दिन हो गए थे। भाभी रोज सुबह ठीक उठती और दोपहर सोने के बाद सीधा रात को ही उठती थी। कभी भाई ने भी इस बात पर गौर नहीं किया और ना ही चाची जी को कोई मतलब था, लेकिन अगर मैं जरा भी देर तक सोती तो एकदम आवाज लगा देती थी। अब मैं ऊब चुकी थी। मैंने भाई को घर जाने के लिए बोला तो भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। भाई पहले से बहुत कमजोर और चिड़चिड़ा हो गए थे। रोज रात उनके कमरे से अजीब सा शोर आता। रोज भाभी देर रात तक सोती। एक रात मेरी आंख 1 बजे खुली। वो शोर अब भी आ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो कोई 4 नग्न औरतें एक चारपाई को चारों ओर से पकड़ती हुई दूर कहीं जा रही है और उनके कमर पर बस पेड़ के पत्ते बंधे हुए हैं, जैसे आदिवासी के होते हैं। मैंने कुछ देर देखा तो वह सब गायब हो गई, लेकिन शोर अब भी आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई कि रोज रात को यहां पर यह क्या होता है। अगली सुबह मैंने चाची जी से पूछना चाहा कि रात को आपके सामने वाले खेतों में कुछ लोग क्यों आते हैं। चाची जी ये सब सुनकर थोड़ा सा सहम गई और मेरी बात को अनसुना कर गाय को चारा डालने चली गई। भाभी भी वहां खड़ी थी। वह गुस्से से मुझे बोली, निशा, तुम रात को सोती नहीं हो क्या, जो यह सवाल पूछ रही हो? मैंने उनका कोई उत्तर नहीं दिया और अंदर भाई के पास चली गई। अंदर जाकर देखा तो भाई खुद से ही बात कर रहे हैं। मैंने उनका ध्यान भटकाया, लेकिन उन्होंने मुझे ही डांट दिया। मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मैं घर से बाहर चली गई। मैं ऐसे ही इधर उधर टहलने लगी। आसपास का नजारा देखकर मैं ऐसे ही घर के पीछे चली गई और वहां जो मैंने देखा, मेरे देखकर होश उड़ गए। घर के पीछे एक मिट्टी के बर्तन में एक अंडा, नींबू और सिंदूर था, और वह भी भाई के शर्ट के ऊपर रखा हुआ। ये सब समझने में मुझे ज्यादा देर न लगी। मैं भागकर भाई के पास गई, लेकिन यह क्या, भाई तो जोर जोर से रो रहे हैं और भाभी वहीं बैठी उन्हें देख रही है। मैं गुस्से में कमरे में गई और भाभी पर चिल्लाने लगी, भाई इतना रो क्यों रहे हैं, आप उन्हें चुप क्यों नहीं करा रही? भाभी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। मुझे उनका यह रवैया समझ में नहीं आया और मैं मम्मी को फोन करने के लिए भाई का फोन ढूंढने लगी। फोन वहीं पास ही पड़ा था। मैंने मम्मी को फोन पर सारी बातें बताई और उनसे हमें यहां से लेकर जाने को कहा। माँ और पिताजी अगले ही दिन चाची जी के घर पर आ गए। माँ ने भाभी से भाई की तबीयत के बारे में पूछा कि यह सब क्या हुआ, रितेश को क्या हुआ, तुमने हमें फोन करके जानकारी क्यों नहीं दी, और निशा इतना रो क्यों रही थी फोन पे। ये सब सुनकर भाभी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मां को जवाब दिया, मम्मी जी, मैंने सोचा कि आप लोग बेकार ही परेशान होंगे और इनको बस बुखार है। हमने वैद्य जी को दिखाया था, वह बोले जगह बदलने से ये सब हुआ है। पापा ने भाभी को बीच में रोकते हुए कहा, अगर जगह रास नहीं आई तो इतने दिन यहां रुकने का क्या मतलब? मैंने पापा की बात का समर्थन करते हुए बोला, हाँ मुझे भी बुखार आया था और मैंने यहां से चलने को बोला था, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कहकर मैंने अपने मन को मना लिया। मुझे लगा शायद जगह बदलने के कारण तबीयत खराब हुई होगी, लेकिन भाई को देखकर नहीं लगता कि उनको बुखार है। चाची जी सबके लिए चाय नाश्ता लाती है और सबका ध्यान इन बातों से हटाती है। थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को अकेला देखकर सभी बातें बताई। मम्मी थोड़ा घबरा गई, लेकिन यह सब पापा को बताने की हिम्मत नहीं हुई। हम कल ही रितेश को घर लेकर चले जाएंगे और अगले दिन जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी भाभी आकर मां को बोलती है, मम्मी जी, रितेश मना कर रहे हैं वापस घर जाने के लिए। ये बात सुनकर सब लोग भाभी को घूमने लगते हैं। मम्मी भाई के पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है यहां जितने दिन भी रहोगे बीमार ही रहोगे। मुझे निशा ने सब कुछ बताया है बेटा कि तुम क्या क्या हरकतें कर रहे थे। भाई मम्मी की बातों का कोई जवाब नहीं देते और मुंह फेर लेते हैं। पापा भी भाई को बहुत कहते हैं, लेकिन भाई नहीं मानते और वहीं रहने की जिद करते हैं। चाची जी पापा से कहती हैं, अरे भाई साहब, आप फिक्र मत करो, रितेश ठीक हो जाएगा, आप भी कुछ दिन यहां रुक जाओ फिर चले जाना। लेकिन पापा किसी की एक नहीं सुनते। वह एम्बुलेंस बुला चुके होते हैं
और हम अपने घर आ जाते हैं। भाई को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। वह उनकी सभी जांच करवाई गई और रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। डॉक्टर ने बस इतना ही कहा कि बुखार दिमाग को चढ़ गया है। लेकिन दिन भर दिन भाई और भी कमजोर होते गए। हमने 2-3 डॉक्टर बदले, लेकिन कोई भी ठीक से नहीं बता पाया कि आखिर बीमारी क्या है। हॉस्पिटल का खर्चा भी बहुत आ रहा था। इसीलिए 1 महीने के बाद हम भैया को घर ले आए और घर पे ही दवाई दी जाने लगी, लेकिन कोई असर नहीं था। भैया की आंखें बिल्कुल अंदर चली गईं और शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया। जब कोई रिश्तेदार उनको देखने आता तो भैया को पहचान ही नहीं पाता। मम्मी के मन में चाची जी के घर की बातें आती रहती थीं, लेकिन हमारे पापा इन बातों पे ना तो यकीन करते थे और ना ही हमारे मुंह से ऐसी बातें सुन सकते थे। पापा शुरू से ही बहुत सख्त स्वभाव के थे। अगर इस बारे में उनसे कुछ कहते भी तो उल्टा हम सबको ही डांट पड़नी थी, क्योंकि हमने ही बाहर जाने की जिद की थी। घर आने के 2-3 दिन बाद बुआ जी भी भैया को देखने आती हैं और उनके आश्चर्य की हद नहीं रहती। पूरे घर को सिर पे उठा लेती हैं, रोते हुए कहती हैं, हाय रे, क्या कर दिया मेरे बच्चे का, कैसा था, कैसा हो गया, कब ठीक होगा मेरा बच्चा। मम्मी और मेरी बहन उन्हें शांत कराती है और उनको बाहर बरामदे में लेके जाती है। उसी दिन शाम को मेरी मम्मी बुआ जी को सारी बात बताती हैं कि चाची जी के घर भैया के साथ क्या क्या हुआ। बुआ जी भी बहुत नाराज होती हैं, लेकिन वो मम्मी को आश्वासन देती हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूं। अगले दिन दोपहर में बुआ जी अपने साथ एक गुरुजी को लेकर आती है। वो सिद्धि प्राप्त थे। बुआ जी गुरुजी को भैया के कमरे में लेकर जाती हैं, लेकिन वहां बैठी भाभी गुरुजी को देखकर गुस्से से भरी नजरों से बाहर आ जाती है। हम सभी उनके इस रवैये को देख और समझ रहे थे कि गुरुजी का यहां आना भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुरुजी भैया के पास बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं। गुरुजी बहुत तेज चाल से बाहर की तरफ निकलते हैं, उनको इस तरह से बिना कुछ बोले। बाहर जाता देख मैं, मम्मी और बुआ जी उनके पीछे जाते। गुरुजी का पीछा करते हुए हम देखते हैं कि वो हमारे घर के पीछे बगीचे में गए हैं और जमीन से एक पत्थर हटाते हैं। वो पत्थर बहुत अजीब सा था, जैसे कोई रतन हो। गुरुजी वो पत्थर हटाकर 6 लोहे की कील निकाल के देते हैं और पूछते हैं, घर में कितने सदस्य हैं? मम्मी जवाब देती हैं, 7 सदस्य। गुरुजी कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूं, कल सुबह आऊंगा। और वह मम्मी को 7 अभिमंत्रित धागे देते हैं और कहते हैं कि यह सभी के हाथ में बांध देना। गुरुजी के जाने के बाद ही भाभी एक सूटकेस लेकर बरामदे में आती हैं और बोलती हैं, मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूं। ये सुनकर हम लोग चौंक जाते हैं कि अचानक कैसे और अकेले। मम्मी जी भाभी से कहती हैं, ये कोई समय है जाने का? तुम्हें पता है ना कि रितेश को तुम्हारी जरूरत है और तुम मायके जा रही हो। भाभी जी कहती हैं, तो और क्या मम्मी जी, इस घर में क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। तभी बुआ जी गुस्से से बोलती है, तुम्हें बताने की जरूरत ही क्या है, ये सब तुम्हारा किया धरा ही तो है। मम्मी और मैं बुआ जी को चुप कराते हैं, लेकिन बुआ हमारी एक नहीं सुनती है और भाभी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हैं। आज मुझे बोलने दो। जब से ये लड़की आई है तब से रितेश की तबीयत खराब है। अब शगुन है ये लड़की। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन क्या करे, भैया के आगे किसी की चलती कब है। इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद भाभी रो पड़ती हैं और तभी पापा भी आ जाते हैं और भाभी को रोता हुआ देख पूछते हैं कि क्या हुआ, ये क्या ड्रामा लगा रखा है। पापा भाभी से पूछते हैं, क्या हुआ नीतू, तुम रो क्यों रही हो? और ये सूटकेस, तुम कहीं जा रही हो क्या? भाभी रोती हुई बोलती हैं, पापा जी, मुझे नहीं पता था कि आप सब लोग मुझे मनहूस समझते हो। बुआ जी को ऐसा लगता है रितेश जी मेरी वजह से बीमार हैं। पापा बुआ जी को गुस्से में घूरते हैं और भाभी को अंदर जाने को बोलते हैं, लेकिन भाभी भी जिद करके बैठी थी कि वो नहीं रुकेगी। बुआ जी अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन पिताजी उनकी कुछ नहीं सुनते और भाभी को समझाकर रुकाने की कोशिश करते हैं, पर भाभी नहीं रुकती और कहती हैं कि अगर मैं मनहूस हूं तो इस घर में मेरा कोई काम नहीं, और गुस्से में सूटकेस उठाकर चली जाती है। भाभी के जाते ही पापा गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में मम्मी पापा के लिए खाना लेकर जाती हैं और उन्हें सारी बात बताने का फैसला करती है। मम्मी पिताजी को चाची जी के घर की बातें विस्तार से बताती हैं, लेकिन पिताजी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और बोलते हैं कि आज के जमाने में ऐसी बातें कौन मानता है, और अगर ऐसा कुछ है भी
तो नीतू का इसमें क्या दोष? मम्मी जी उनका जवाब देती हैं, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। रितेश तो उसका पति है। पिताजी गुस्से में बोलते हैं, फिर तुमने अपने आंखों से कुछ देखा ही नहीं है तो क्यों बेचारी नीतू पे इल्जाम लगा रही हो? वो बिन मां बाप की लड़की ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना कहकर पापा सोने के लिए लेट जाते हैं और मां भी फिर कुछ नहीं बोलती। अगले दिन गुरुजी घर में आते हैं और एक अजीब सा डर उनके चेहरे पे होता है। वो मम्मी से कहते हैं, तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी पापा ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकलते हैं। गुरुजी को देख वो मम्मी और बुआ जी को संदेह भरी आंखों से देखकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। गुरुजी घर में बने एक छोटे से मंदिर में जाते हैं। वहां से कुछ केसर उठाते हैं और उसे रितेश भैया के बिस्तर पर डाल देते हैं। कुछ ही पल में पूरा बिस्तर का रंग काला पड़ जाता है। मम्मी और हम लोग सुन्न रह जाते हैं। गुरुजी मम्मी को बताते हैं, कोई तो है जो तुम्हारे बेटे को जान से मारना चाहता है, या यूं कहे कि वो तुम्हारे बेटे की बलि देगा। मम्मी ये सुन के रोने लगती हैं। बुआ जी कुछ बोलने की हालत में नहीं होती और मम्मी जी रोते हुए गुरुजी से पूछती हैं, गुरुजी ऐसा कौन करेगा? मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है? गुरुजी आगे बताते हैं, ये कोई साधारण बलि नहीं है। ये किसी साधारण कार्य को लेकर नहीं दी जाएगी। ना ही वह कोई साधारण व्यक्ति है जो भी ये सब कुछ कर रहा है। बुआ जी पूछती हैं, गुरुजी ये तो बताए कि इन सब के पीछे कौन है और उससे कैसे हम अपने बेटे को बचाए। गुरुजी बोलते हैं, इसके पीछे कौन है ये बताना सरल नहीं है और रितेश को बचाना तो नामुमकिन है। इसमें अघोरी ही आपकी मदद कर सकता है। प्रेतशिला पहाड़ पर एक अघोरी रहता है। आपको उस अघोरी से कुछ मदद मिलेगी। प्रेतशिला पहाड़ पर घने पेड़ों के बीच उसकी कुटिया है। अब वही आपकी मदद करेंगे। मम्मी और बुआ जी बिना देरी किए अगली सुबह प्रेतशिला पहाड़ के उसी अघोरी के पास जाते हैं। जाते समय मम्मी और बुआ जी शिव मंदिर के दर्शन कर वहीं एक पुजारी से अघोरी का पता पूछा और आगे चल दिए। रास्ता काफी थकान भरा था। भरी धूप थी, कहीं कहीं कोई पेड़ था। बस थोड़ी देर वहीं थोड़ा आराम कर लेते थे। दोपहर 3 बजे तक बुआ और मम्मी पहुंचे। उनकी कटिया के पास 4 लड़के बैठे थे, कुछ साफ सफाई कर रहे थे। उनमें में एक लड़के से मम्मी और बुआ जी ने अघोरी बाबा के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ देर इंतजार करने को कहा। वे सूरज ढलने तक वहीं बैठे इंतजार करते रहे। तभी उनमें से एक लड़का अंदर गया और एक लोटे में पानी लेकर मम्मी और बुआ जी के पास आया और हम पैर धोकर अंदर कुटिया में अघोरी से मिलने को बोला। जब वे कुटिया के अंदर गए तो वहां धूनी की बहुत महक आ रही थी और हल्का सा धुआं था। अघोरी चेहरे से बहुत ही कठोर स्वभाव के लग रहे थे। अघोरी ने अपने सामने एक चटाई पर बैठने को कहा। मम्मी के कुछ बोलने से पहले ही अघोरी ने उनसे बोला, वो डायन तुम सबको मार देगी। ये सुन मम्मी जी रोने लगी, पर अघोरी ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, तुम्हारा लड़का उसका शिकार है, उसी को मार के वो सिद्धि प्राप्त करेगी। अघोरी मम्मी को एक विभूत देते हुए कहता है, इसे अपने माथे से कभी मत हटने देना। अघोरी एक मिट्टी के बर्तन में पानी देता है और उसे रितेश भैया को पिलाने को बोलता है। अघोरी मम्मी और बुआ जी को अमावस्या के रात आने को बोलता है। भैया की हालत बहुत खराब थी। वो ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही होश में थे। उन्हें ग्लूकोज की बोतलें और इंजेक्शन दिए जा रहे थे। रात करीब 9 बजे के आसपास मम्मी और बुआ जी आती है और सीधे जतिन भैया के कमरे में जाकर उनको मिट्टी के बर्तन का पानी पिलाते हैं जिसे अघोरी ने दिया था। पानी की 1-2 बूंदें भैया के मुंह में जाते ही धीरे धीरे आंखें खोलने लगते हैं। ऐसा चमत्कार देख हमें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। भैया को होश में आते देख मम्मी उनसे चिपट कर रोने लगती हैं। भैया के मुंह से एक शब्द ही निकलता है, माँ। बुआ जी भैया को और पानी पिलाती हैं। तभी भैया बोलते हैं, माँ मुझे बचा लो, नीतू मुझे मार देगी। भैया की हालत बहुत खराब थी। वो ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही होश में थे। उन्हें ग्लूकोज की बोतलें और इंजेक्शन दिए जा रहे थे। रात करीब 9 बजे के आसपास मम्मी और बुआ जी आती है और सीधे जतिन भैया के कमरे में जाकर उनको मिट्टी के बर्तन का पानी पिलाते हैं जिसे अघोरी ने दिया था। पानी की 1-2 बूंदें भैया के मुंह में जाते ही धीरे धीरे आंखें खोलने लगते हैं। ऐसा चमत्कार देख हमें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। भैया को होश में आते देख मम्मी उनसे चिपट कर रोने लगती हैं। भैया के मुंह से एक शब्द ही निकलता है, माँ। बुआ जी भैया को और पानी पिलाती हैं। तभी भैया बोलते हैं,
माँ, मुझे बचा लो, नीतू मुझे मार देगी। ये सुनकर हमारे होश खो जाते हैं कि इन सब में उन्हीं का हाथ निकला। मुझे शक तो था कि भाभी का रवैया कुछ ठीक नहीं है हमारे लिए, लेकिन भैया ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने भैया के साथ ऐसा किया। भैया मम्मी को बताते हैं कि किस तरह नीतू भाभी ने उनका ये हाल किया। चाची जी के घर पहले रात को नीतू ने शिव मंदिर का श्रसाद कहकर एक लड्डू खिलाया और फिर थोड़ी देर में मैं सो गया। फिर जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक नदी के किनारे रेत पे पड़ा हुआ पाया। मुझे एक उल्टी चारपाई पर लेटा रखा था और 4 औरतें मेरे चारों ओर घूम रही थीं। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा सिर बहुत बाहरी हो रहा था, मैं उठ ही नहीं पाया। उन 4 औरतों को जब मैंने पहचानने की कोशिश की तो उनमें से एक औरत नीतू थी। वो औरतें कुछ मंत्र पढ़ रही थीं, मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। उनकी आवाज सुनते सुनते मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के वहां से आ सकूं। अगले दिन जब सुबह मैं उठा तो मुझे वो दृश्य याद आने लगा। मुझे लगा कि बुरा सपना था, लेकिन रोज मेरे साथ यही हुआ। जितने दिन हम लोग चाची जी के घर रहे, मैंने बोलना भी चाहा कि इसे बारे में नीतू से बात करूं, लेकिन अगले दिन बोल ही नहीं पाए। मुझे रोज एक नदी के किनारे ले जाया जाता। मुझे बांधा नहीं गया था, फिर भी शरीर बंधा हुए लगता था। एक दिन मेरे अपने बिस्तर के सिरहाने सिर के पास अजीब सी गंठ आ रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा तो एक मांस का टुकड़ा पड़ा था। मैंने चाची जी को बताया तो उन्होंने वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन अगले 2 दिन भी फिर उतना ही बड़ा वैसे ही मांस का टुकड़ा देखा। चाची जी ने फिर फेंक दिया और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये सब सुन के हमारे होश उड़ गए। भैया के साथ इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक ना हुई। सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि नीतू भाभी ने ऐसा क्यों किया। सभी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बुआ जी ने नीतू भाभी को सभी सवालों का जवाब जानने के लिए फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। शाम को जब पापा घर आए तो हमने उन्हें भैया की बताई हुई सारी बातें बताईं, लेकिन पापा का दिमाग इन सब बातों पर यकीन न करने को कह रहा था। पापा तुरंत भैया के पास गए और उनसे पूछा, क्या ये जो सब कह रहे हैं सही है? भैया ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखकर पापा के तो मानो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। पापा ने भी तुरंत भाभी का फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। फिर पापा ने अगले दिन भाभी के घर जाने का फैसला किया। अगले दिन पापा ऑफिस से छुट्टी लेकर सुबह भाभी के घर के लिए निकले। वहां पहुंचकर देखा तो वहां ताला लगा था। पापा ने उनके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, नीतू तो बहुत दिनों से यहां आई ही नहीं है और घर पर तो बहुत दिनों से ताला लगा है। भाभी के बारे में कुछ पता नहीं लगा और पापा घर आ गए। उन्होंने सारी बातें हमें बताई। अब सभी को बस अमावस्या की रात का इंतजार था। अमावस्या को अभी 1 हफ्ता था। एक दिन भारी सा रहता था। दिल में बेचैनी रहती थी। क्या होगा, कैसे होगा, अघोरी बाबा अब क्या बताएंगे, ये सब बातें दिमाग में रहती थी। 2 दिन बाद मेरी बड़ी बहन और भाई दीपक भी दिल्ली से आने वाले थे। वो दोनों वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे। जब उन्हें भैया की हालत के बारे में बताया तो उन्होंने घर आने का सोचा, लेकिन पापा ने मना कर दिया। लेकिन उन दोनों ने पापा को बिना बताए आने का फैसला कर लिया। 2 दिन भी बस चिंता में निकल गए और फिर तीसरे दिन सुबह ही दीदी और दीपक घर आ पहुंचे। मम्मी उनको देख के रोने लगी। हम सबका दिल भर आया। कुछ दिन पहले तक कितनी खुशियां थीं। मानसी दीदी और दीपक भैया ने जब रितेश भैया को देखा तो वे भी हैरान रह गए भैया को देखते ही। लेकिन शायद ये सब किस्मत में था। नीतू भाभी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो अनाथ थी, तो उनके जाने वालों या उनके रिश्तेदारों को भी हम जानते नहीं थे। और जिन्हें जानते थे उनसे पता किया तो वो भी नीतू के बारे कुछ नहीं जानते थे गुरुजी। और अघोरी की बात बार बार दिमाग में आती थी कि क्या सच में भैया के पास अब कम वक्त है। बुआ जी ने सोचा कि ये सब नीतू की चाची जी के घर से शुरू हुआ था। शायद वहीं जाकर नीतू के बारे में पता किया जा सके। बुआ जी अगले दिन चाची जी के घर जाने की तैयारी करने लगती हैं। सभी लोग रात का खाना खाकर अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। रितेश भैया के साथ मम्मी सोती थी। रात के कुछ 1 बजे मम्मी चीखने लगती हैं और सभी की आंख खुल जाती है। सभी कमरे में जाकर देखते हैं
तो रितेश भैया को खून की उल्टियां हो रही थीं और जमीन में पड़ते ही काला रंग पड़ जाता था। ऐसा अजीब मंजर देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा जल्दी से हॉस्पिटल फोन करते हैं। आधे घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आती तो पापा और दीपक भैया रितेश भैया को बाइक पे ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। मम्मी और हम सब लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। उससे पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर अभी इमरजेंसी केस में दूसरे हॉस्पिटल गए हैं और आधा घंटा लगेगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पापा उस लड़की से रितेश भैया को एडमिट करने को बोल देते हैं और भैया को आईसीयू वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है। भैया कुछ बोल नहीं रहे थे और उल्टियां भी बंद हो गई थीं, लेकिन नर्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। सभी के मन में बेचैनी थी। आधे घंटे बाद रितेश भैया के डॉक्टर आते हैं और वो सीधे आईसीयू में जाते हैं। इधर हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बस भैया को कुछ ना हो, क्योंकि उस अघोरी की बातें दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। 10 मिनट बाद डॉक्टर आते हैं और पापा से बोलते हैं, आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। और बस ये सुनते ही हॉस्पिटल में मातम छा जाता है। मुझे भी कोई होश नहीं था कि कैसे, कब, क्या हुआ, कौन घर लाया हमें। मुझे जब होश आया तो मैं आंगन में एक चटाई पे लेटी हुई थी। घर में मातम छाया हुआ था और बस चारों तरफ से रोने पीटने की आवाज आ रही थी। मेरे सामने ही रितेश भैया का शव रखा था। उनके आसपास सबने भीड़ लगा रखी थी। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल था और सभी नीतू भाभी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन भाभी नजर नहीं आ रही थी। शाम 5 बजे रितेश भैया का अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन नीतू भाभी का पता नहीं था। 2-3 दिन कैसे बीते, कोई होश नहीं था। अगस्त का महीना था। घने बादल और हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। 2 दिन बाद हमें अघोरी के पास जाना था, क्योंकि उन्होंने हमें अमावस्या की रात को बुलाया था। 2 दिन तक घर में लोगों का आना जाना लगा ही रहा। अंततः वो रात आ गई थी। मैं, बुआ जी, मम्मी, पापा और दीपक भैया दोपहर 3 बजे ही अघोरी से मिलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि प्रेतशिला पहाड़ तक पहुंचने में काफी समय लगता है। मानसी दीदी बुआ जी की लड़की के साथ घर पर ही रुकती हैं, कभी धूप कभी बादल में। हम लोग उस अघोरी की कुटिया तक शाम 6 बजे तक पहुंच जाते हैं। वहां उनके 2 शिष्य हमें बाहर बने चबूतरे पे बैठने को कहते हैं। थोड़ी ही देर में एक शिष्य आता है और हमसे बातचीत करने लगता है। वो खुद को एक तांत्रिक का बेटा बताता है। उसकी उम्र करीब 21 साल होगी। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताता है कि उसके पिताजी जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र सीखने लगे और एक तांत्रिक बन गए। उससे पहले उसके पिता फल बेचा करते थे। एक दिन ध्यान करते समय उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए उसने इस अघोरी की शरण ले ली। वो लड़का बताता है, इस अघोरी का साधना स्थान वैसे तो शमशान है, लेकिन हम लड़कों की वजह से वो यहां रहते हैं। नाथ नाम का वो लड़का बहुत ही होनहार सा प्रतीत हो रहा था। जब बुआ जी नाथ को हमारी परेशानी के बारे में बताती है तो वो हमें दरहा भूत के बारे में बताता है। यहां आसपास के गांव में अभिचार कर्म करने वाली 4 या 5 औरतें या मर्द होते हैं जो अपनी ईर्ष्या के वश में आकर दूसरों पर छठकर्म करती हैं। इनके इष्ट दरहा भूत बहुत शक्तिशाली भूत होते हैं। ये हमेशा दूसरों को अपनी तंत्र क्रिया द्वारा दुख ही देते हैं। इनके इस काम को सीधे तौर पर गांव में कोई नहीं जानता। आमतौर पर इनके कर्म का कोई सबूत नहीं होता और ना पूजा पाठ का। इनके परिवार वाले भी इनकी क्रियाओं को नहीं जानते। जैसे जैसे ये बूढ़े होते जाते हैं, इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। इनका मंत्र सिर्फ 2-3 शब्दों का होता है। जिस परिवार को अत्यधिक दुख देना हो, उनके यहां ये अपनी माहवारी कपड़े से यंत्र बनाकर मंत्र शक्ति से उनके घर के दरवाजे के नीचे मिट्टी में गाड़ देती है, जिससे वहां किसी भी देवी देवता का प्रवेश निषेध हो जाता है और उनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक दुख देता रहता है। इनकी साधना बड़ी ही गोपनीय तरीके से होती है। ये दीपावली के दिन अपने गांव को मंत्र से बांधकर शमशान में 8-10 के ग्रुप में एकत्र होकर अपने गुरु डायन के समक्ष नग्न होकर कमर में झाड़ लपेटकर अपने मलमूत्र से जमीन को लीपकर गोल घेरे बनाकर रात भर नाचती है और अपनी शक्ति बढ़ाती है।
पहली बार ये अनजाने में या जानबूझकर इस विद्या को सीखती है। तब इनके गुरु मंत्र सिखाने के बाद सिद्धि के लिए बलि मांगती है, वो भी इनके पति या प्रिय पुत्र की बलि। इनकार करने पर यह पागल हो जाती है और हाँ कहने पर बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप मर जाता है और गांव में या परिवार में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इनकी सिद्धि होने के बाद ये पेड़, पौधे, पालतू जानवर, पक्षी आदि पर प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं और बाद में मनुष्यों पर प्रयोग करते हैं। बहुत सी डायन इस विद्या को सीखना नहीं चाहती क्योंकि इनका भविष्य अत्यंत दुखदायी कष्टप्रद होता है। ये बात गांव के सभी लोग जानते हैं, किंतु जो बुजुर्ग डायन होती हैं उन्हें अपना चेला बनाना अति आवश्यक होता है। स्वयं की मृत्यु से पहले 4 या 5 चेले बनाना उनकी मजबूरी होती है, नहीं तो उनके इष्टभूत स्वयं को बहुत तंग करते हैं। इसीलिए वो ऐसे स्त्री या पुरुष को चुनती है जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा हो। ये सब सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं और हम नीतू भाभी के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं वो भी तो डायन ही ना हो। तभी एक लड़का अंदर से आता है और हमें अघोरी के पास जाने के लिए बोलता है। हम लोग अंदर जाते हैं। अघोरी हमसे कहता है, तैयार हो तुम लोग, हमें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी बुआ जी अघोरी से पूछती है, जी बाबा, हम समझे नहीं, शमशान में जाने के लिए तैयार हो। अघोरी ने कहा, हमने एक दूसरे के चेहरे देखे और फिर हाँ में सिर हिला दिया। हम लोग अघोरी और नाथ के पीछे पीछे से नीचे की ओर जाना शुरू करते हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता प्रेतशिला पहाड़ का अलग था। जहां से हम आए थे, हमारे मन में एक अजीब डर था कि अंधेरी रात में हम लोग को शमशान में क्यों लेकर जा रहा है। एक पल को मेरे मन में ये डर आया कि क्या इस अघोरी पे यकीन करना ठीक है, क्योंकि आजकल ढोंगी बाबा भी बहुत होते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। रास्ते में अघोरी बताते हैं, डायन को मारा नहीं जा सकता क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। बुआ जी अघोरी से पूछती हैं, हमने डायन का क्या बिगाड़ा है और वो हमारी बहू के वेश में क्यों आई। गर्जती हुई आवाज के साथ अघोरी बोलता है, मूर्ख, क्या तुझे अभी तक नहीं पता नीतू और डायन का क्या रिश्ता है। नीतू ही डायन है। नाथ ने कहा। मम्मी ने एकदम बुआ जी के हल्की सी कंधे पे थपकी मारी, क्योंकि हम लोगों को अंदेशा तो था नीतू भाभी के लिए, लेकिन कभी खुद सामने से ऐसा कुछ करते नहीं देखा था। रितेश भैया ने ही बताया था जो भी उनके साथ हुआ था नाथ के मुंह से। नीतू भाभी का नाम सुनते ही हमें यकीन हो गया कि नीतू भाभी ऐसे ही गायब नहीं हुई है। आगे वो अघोरी बताता है, डायन लोगों की सिद्धि को परमानेंट नष्ट नहीं किया जा सकता है। इनसे हर एक व्यक्ति डरता है और नफरत करता है। इनकी मौत अत्यधिक दर्दनाक और कष्टदायी होती है। इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है। इसके अलावा ये दूसरों की उम्र चुराकर बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं। जैसे जैसे ये बूढ़ी होती है वैसे वैसे इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। डायन के ऊपर मारण क्रिया करना बहुत ही कठिन है। कोई उच्च कोटि का अघोरी ही कर सकता है, क्योंकि इनका इष्टभूत 24 घंटे इनकी सुरक्षा करता है और इनका पिंड 24 घंटे बंधा रहता है। उस पर भी ये हर पल सतर्क रहते हैं। इसके अलावा इनके परिवार के किसी सदस्य पर भी कोई तांत्रिक क्रिया या मारण क्रिया नहीं कर सकता, चाहे कहीं भी रहें, क्योंकि इनका पिंड भी हमेशा बंधा रहता है। इनको हर पल की खबर इष्टभूत देता रहता है। वह एक कर्ण पिशाचिनी की तरह कार्य करता है। इसी कारण डायन के परिवार बेफिक्र और खुशी खुशी रहते हैं। उनकी खेती बाड़ी और गाय बैल सभी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। एक डायन दूसरे डायन के परिवार वालों को भी दुख नहीं पहुंचा सकती और किसी साधारण परिवार के ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती। ये सिर्फ दुख दे सकती है, ठीक करने का काम नहीं कर सकती। किंतु स्वयं के द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया को स्वयं अपनी इच्छा से जब चाहे तब ठीक कर सकती है। किंतु ऐसा वो जब तक स्वयं पर बहुत ज्यादा दबाव न पड़े तब तक बिल्कुल नहीं करती। ये उन्हीं परिवार वालों को दुख देती है जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सीधे साधे हों। ये सब सुनने में काफी अजीब था, लेकिन फिर भी इन बातों पे यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात के करीब 2 बजे हम शमशान में पहुंचते हैं, जहां आसपास कोई नहीं होता। अघोरी बाबा एक अग्निकुंड रखते हैं और उसके चारों ओर सिद्धि से अभिमंत्रित गोले खींचकर
हमें उसमें बैठने को कहते हैं। अपने और नाथ के लिए भी एक ऐसा ही गोला बनाकर उसमें बैठ जाते हैं। अघोरी अपने सामने एक प्लेट में 6 सोने के सिक्के जैसे कोई यंत्र रखते हैं और 15-20 मिनट तक अपना ध्यान करते हैं। फिर उस यंत्र में अपने आप ही धुआं उठता है और एक जोरदार आवाज के साथ वो प्लेट हवा में उछल जाती है और अघोरी बाबा यंत्र अपने हाथ में ले लेते हैं। उन यंत्र पे वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मम्मी पापा, बुआ, भैया और मुझे देकर बोलते हैं, ये डायन सुरक्षा कवच है, इसे अपने पास रखना। फिर नीतू क्या, कोई भी डायन या भूत प्रेत तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग उस कवच को चूमते हैं और एक धागे में करके अपने हाथों में बांध लेते हैं। नाथ अपनी जगह से उठकर आता है और हम सभी के माथे पर विभूत लगाता है। तभी तेज हवा चलने लगती है। बारिश का मौसम तो था ही, लेकिन काले घने बादल उस शमशान के माहौल को और भी डरावना बनाते हैं। उस शमशान के अंधेरे को एकमात्र वो अग्निकुंड ही मिटा रहा था। आसमान में बादल ऐसे लग रहे थे मानो हमारे सिर के ऊपर ही हो और बस अब बारिश होने वाली हो, लेकिन बारिश नहीं होती, बस एक बिजली चमकती रहती है। साथ ही अघोरी बहुत ही ऊंची आवाज के साथ मंत्रों का जाप कर रहे थे। जितना जोर से उनका उच्चारण होता उतनी ही तेज बिजली चमकती। आखिर में एक बहुत तेज बिजली चमकी और सामने एक औरत दिखाई पड़ी। उसके बाल खुले और आगे की तरफ थे, पैर उल्टे थे, कमर पे झाड़ के पत्ते बंधे थे। उसकी वेशभूषा ठीक वैसी ही थी जैसे नाथ ने बताया था, बिल्कुल डायन। उसके सीने का हिस्सा उसके बालों ने ढक रखा था। मेरी नजरें उस पर एकटक जा रुकी। मैं बस उसकी शक्ल देखना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को हल्के से पीछे की तरफ समेटा, हम लोग चकित रह गए। इतनी अजीब वेशभूषा में, और कोई नहीं, नीतू भाभी ही थी। पापा घबरा के उठने लगते हैं। तभी नाथ पापा को सावधान कर देते हैं। नीतू भाभी बहुत ही गुस्से में लग रही थीं। आंखें बिल्कुल लाल थीं और जोर से सांस ले रही थीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। अघोरी बाबा ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद वो वहीं की वहीं खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंजीरों ने जकड़ रखा है। अघोरी बाबा नीतू भाभी से कहते हैं, ऐ पिशाचिनी, क्या चाहती है तू? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने इनके बेटे की बलि क्यों दी? नीतू भाभी कुछ नहीं बोलती। अघोरी बाबा अपने मंत्र जारी रखते हैं और नीतू भाभी खुद ही तड़पने लगती है, जैसे उनको चोट लग रही हो। अघोरी बाबा अपने मंत्र को तेज आवाज में पढ़ने लगते हैं और आखिर में एक चीख के साथ नीतू भाभी की आवाज निकलती है और वो नीचे जमीन पर बैठ जाती है। इन लोगों ने मेरा सब कुछ ले लिया। इनके लालच ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, नीतू भाभी ने कहा। हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या कह रही है, हमने इनकी जिंदगी कैसे खराब की। नीतू भाभी आगे बोलती हैं, मिथिलेश कुमार। ये नाम सुनकर पापा के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं और नीतू भाभी जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन पापा बस घबरा रहे होते हैं। नीतू भाभी रोने लगती है और एकदम चीख के बोलती है, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। तूने मेरा पूरा परिवार मिटा दिया, मैं तुझे और तेरे परिवार को मिटा दूंगी। जोर जोर से हंसने लगती है। अघोरी नीतू भाभी से कहता है, अभी इन्हें छोड़ दे, वरना जो तेरा गुरु है, जिसने तुझे डायन बनाया है, उसे भी मार दूंगा मैं। ये बात सुनकर नीतू भाभी और जोर से हंसने लगती है और कहती है, तू क्या मारेगा मुझे? यह बात सुनकर अघोरी बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अघोरी उस पर कुछ पीले रंग जैसी विभूति फेंकता है, जिससे नीतू भाभी बेहोश हो जाती है। इसके बाद अघोरी बाबा कुछ आधा घंटा अपने मंत्र का जाप करता है और फिर नाथ से नीतू भाभी के बाल काटने को कहता है। नाथ नीतू भाभी के बाल काटकर अघोरी को दे देता है। फिर अघोरी नीतू भाभी के बालों को अपनी खोपड़ी के खून में डुबोकर अग्निकुंड में डाल देता है। अघोरी बाबा हमें बताता है, इस डायन की सिद्धि पूरी होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, क्योंकि एक बलि देने के बाद इन्हें अमावस्या की रात अपनी पूजा को पूर्ण करना होता है और दूसरी अमावस्या में अभी दिन बाकी होते हैं। डायन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। मैं इस डायन को अपने वश में कर लूंगा, क्योंकि इसकी साधना अभी अधूरी है। यह सुनकर हमें चैन की सांस आती है और हम अघोरी बाबा का दिया हुआ कवच साथ में लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे पहले जैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। आप सबसे एक निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो हॉरर और रोमांचक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।